हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। आज बेटा प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होना चाहिए इस पर। केस स्टडी कर लेंगे मंडे को खत्म। इसके बाद भैया नाम ना लेने इस चैप्टर का। एक एक महीना थकाता है भाई साहब। पिछली बार एक महीना, इस बार 15 से 20 दिन के बीच में लग गए होंगे अभी भी। ठीक है जी, बहुत जल्दी जल्दी करके भी। अब बाबू, मैंने ना लास्ट लेक्चर में ये टाइप्स ऑफ डिवेंचर कराए हैं। ठीक है, किसी की कोई परेशानी है पूछ लो। नहीं, चलो भैया मैं खत्म करने की तरफ ही बढ़ रहा हूं। अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर की। सब सामने देखेंगे पुत्र जी। प्रेफरेंस शेयर 6 तरीके के दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से बेटा इसकी बात ऑलरेडी हो चुकी है। जो टाइप ऑफ डिवेंचर कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल है, सेम टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल वही है। और वो कन्वर्टेबल मतलब किस चीज में कन्वर्टेबल? बेटा जिस टाइम पर कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू होते हैं उसी टाइम आपको एक ऑप्शन दे दिया जाता है कि एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट चाहे तो अपने पैसे कैश ले लेना, चाहे इसको कन्वर्ट करा लेना इक्विटी शेयर में और उसका दाम आज ही तय कर लो। मेरी कंपनी का शेयर आज चल रहा है 300 रुपए का। मैंने आपको ऑफर दिया कि 10 साल के बाद चाहे तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हो, चाहे मेरी कंपनी का इक्विटी शेयर 500 रुपए में ले सकते हो, जो मर्जी दाम हो जाए 10 साल का। 10 साल के बाद दाम हो गया 700। आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है, चाहे तो अपने पैसे वापस ले लो, चाहे 500 के हिसाब से मेरे इक्विटी शेयर ले लो, जिसका मार्केट प्राइस ही आज ही 700 रुपए, 200 रुपए पर शेयर का वो भी प्रॉफिट। ठीक है जी। और बेटा नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? जो किसी चीज में कन्वर्ट नहीं होंगे, बस पैसे ही वापस मिल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। अच्छा, कहां पर ज्यादा इंटरेस्ट, सॉरी, कहां पर ज्यादा प्रेफरेंस डिविडेंड होता होगा? कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल? हमेशा नॉन कन्वर्टेबल में ज्यादा। बेटा कन्वर्टेबल में तो पहले ही दोनों हाथों में लड्डू है और डिविडेंड ज्यादा दे रहे हैं। डिविडेंड यहाँ पर हमेशा कम होगा, 8-9% ही होगा, दूसरे में 12% होगा। समझ में आती है जी बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से कल भी यही बात थी। बाबू, ये क्या होता है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर? इसके बारे में तो बैच में 10 बार बोलता रहता हूँ। जनरली जो मार्केट में प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो क्यूमुलेटिव होते हैं। क्यूमुलेटिव मतलब बेटा अगर पहले साल डिविडेंड ना दे पाए तो डिविडेंड इकट्ठा कर लेंगे। फर्स्ट ईयर आपने डिविडेंड पे नहीं किया, सेकंड ईयर डबल हो गया, पहले साल का जोड़ दो, दूसरे साल का जोड़ दो, क्यूमुलेट करते हैं ये डिविडेंड, इकट्ठा कर लेते हैं। अगर दूसरे साल भी ना दो तो 3 साल का इकट्ठा हो गया। अच्छा, फिर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? जिनका डिविडेंड क्यूमुलेट नहीं होता, नहीं दिया तो लैप्स। पहले साल लॉस हुआ, नहीं दे पाया प्रेफरेंस पे डिविडेंड, लैप्स हो गया, खत्म, जीरो हो गया। अगले साल सिर्फ उसी साल का देना है। अगर इस साल भी ना दे पाया, लॉस हुआ, ये भी लैप्स, तीसरे साल सिर्फ इसी साल का देना है, जुड़ेगा नहीं। ये नॉन क्यूमुलेटिव है। ठीक है पुत्र, ऑल ओके? बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट वन, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। देखो नॉर्मली जो प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं वो क्यूमुलेटिव होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। प्रेफरेंस शेयर में ये 3 फीचर होते हैं। ये तो जो फालतू बातें, ये हवा हवाई बातें हैं बेटा। बाबू, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं बेटा? बाबू जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, पार्टिसिपेटिंग, कहां पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे प्रेफरेंस शेयर? प्रॉफिट में। मतलब अपना फिक्स्ड रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड तो लेंगे लेंगे 12%, उसके बाद जो प्रॉफिट है उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे, जस्ट लाइक इक्विटी शेयर। सच मायने में ऐसे कोई प्रेफरेंस शेयर होते ही नहीं। सिर्फ थ्योरेटिकल बात है, पढ़ो और खत्म, भूल जाओ। और बेटा जैसे कि नाम है नॉन पार्टिसिपेटिंग, कहीं पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अपना फिक्स रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड लेंगे, उसके बाद नमस्ते। ठीक है जी। नॉर्मली जो प्रेफरेंस शेयर मार्केट में इशू होता है 3 गुण रखते हैं, वो क्यूमुलेटिव होते हैं, वो नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं, वो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। मैंने फिलहाल सबके बारे में सब कुछ बताया। ठीक है जी। अब बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में जा रहे हैं बेटा। जो कुछ भी बचा है आज ही खत्म करना है। 2-4 मिनट इको का वैसे लेट शुरू कर सकते हैं, पर इसको बाबू दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। आकाश भाई एक सेकंड पूछ करना बेटा। अब ना लगभग मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में आ चुका हूँ। ठीक है जी, ये ना चैप्टर की शुरुआत है। अब बेटा मुझे कभी समझ नहीं आता टीचर लोग इसको शुरुआत में कैसे समझा सकते हैं, जब आप किसी भी सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में ना कुछ भी ना जानते हो, जीरो जानते हो। मैंने अब हर सोर्स ऑफ फाइनेंस पे आपकी पीएचडी कराई है। अब बेटा इनका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन 3 अलग अलग बेसिस पे हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। टाइम पीरियड के हिसाब से सोचो तो बेटा फंड 3 तरीके के होते हैं।
ठीक है जी, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। आपको पता है ना शॉर्ट टर्म क्या होता है? वो सोर्स ऑफ फाइनेंस जिनके पैसे एक साल में वापस करने हो उन्हें हम शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। 1 से 5 में वापस करने हो मीडियम टर्म, 5 के बाद वापस करने हो लॉन्ग टर्म। ठीक है जी। अब शॉर्ट टर्म में देखो इनके एग्जांपल ये जो मर्जी लिखे, मैं आपने बता देता हूँ आपको जो लिखने चाहिए। ट्रेड क्रेडिट हमने पढ़ा, क्रेडिटर से पैसे जो आते हैं। ठीक है जी। कल बताया था बैंक का लोन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हर टाइम के लिए लोन करते हैं, शॉर्ट टर्म में ये दोनों भी आ सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर भी बताया था, 5 एग्जांपल। मीडियम टर्म में हमेशा 2 ही एग्जांपल आपके लिए बेस्ट रहेंगे, बाकी कोई भी कोट मत करना। लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी, क्योंकि वो हर टाइम के लिए लोन करते हैं। रही बात लॉन्ग टर्म के लिए, 4 बातें वो जो टेबल में मैं लिखता हूँ कभी ना भूलना। टेबल बनाते ही 4 से डिबेंचर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन खत्म। ठीक है जी। अब रही बात कौन से ओनरशिप फंड है, सिर्फ 2 ही फंड ओनरशिप है बेटा जिनके पैसे कभी वापस नहीं करने होते, वो इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग है। जिनकी भी मेरिट है ना परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है, वही होते हैं ओनर फंड, परमानेंट फंड, जिनके पैसे कभी वापस नहीं होंगे। देख लेना इक्विटी और रिटेन अर्निंग के अलावा किसी की मेरिट में नहीं लिखा हुआ है। तो यही दोनों ओनर फंड है। बाकी जितने सब लोन है जिसके पैसे आज नहीं तो कल वापस करने हो, वो कर्जे के अलावा कुछ हो कैसे सकता है? ठीक है ना जी। और बेटा जो ये क्लासिफिकेशन है वही ये क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, इंटरनली जनरेटेड और एक्सटर्नल जनरेटेड, यानी कि इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज वो जो बिजनेस के अंदर से पैसा आया, मालिकों का पैसा ही तो बिजनेस के अंदर से आया, बाकी तो सब बाहर से आया। यानी कि इक्विटी और रिटेन अर्निंग ही इंटरनल सोर्स है, बाकी सब क्या एक्सटर्नल ही है। क्लियर हो जाती है टेबल पक्का से? अब एक बात आखिरी बचती है बस भाई, वो बिल्कुल फ्रंट पेज पे अब मैं हूं। मेरे पास 2 तरीके के फंड रिक्वायरमेंट बताई गई, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आराम से सुनना समझना, और मैं यहाँ से एक वैसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो बेटा अगर पीरियोडिक में नहीं आया तो फाइनल में तैयार रख लो। ये बोला था मैंने तुम्हारे क्वेश्चन, ठीक है ना? बिल्कुल तैयार कर लो 100% हर स्कूल, क्योंकि देखो एनसीईआरटी तो इनके बारे में जरा सा लिख के बस कर देगी, बस टीचर को मौका मिल जाएगा, भैया इसके बारे में लिखा था, भैया एनसीईआरटी में लिखा था मैं तो दूंगा। एक्चुअली मैं 12th क्लास में पढ़ाऊंगा सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट आपको, पर क्या फर्क पड़ता है यहाँ पढ़ लो। मुझे पता है पिछले सालों में मैंने देखा 2-3 स्कूल में तो हमेशा आया 3 नंबर 6 नंबर 3 नंबर 6 नंबर, और तुम्हारे टीचर के पास इतनी मेहनत करने का वक्त नहीं है। पिछले साल का पेपर लो, इस साल 2-4 क्वेश्चन बदले, हर बार यही होता है, हर बार यही होता है। तो आराम से जरा सुन लेना जरा कंसेप्ट भी। बाबू फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट या फिक्स्ड एसेट्स में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है जी। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और बोलो तो बेटा करंट एसेट्स में कोई खासा अंतर नहीं होता। अब 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनना बाबू, क्योंकि अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ चुके हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट पढ़ चुके हो, इसलिए मैं ये बात आराम से रिलेट कर रहा हूं, सुन लेना बेटा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे आप, डेबिट साइड सिर्फ खर्चे हैं बेटा, यहां पर बैलेंस शीट में एसेट साइड सिर्फ खर्चे हैं बिजनेस के। बिजनेस 2 जगह पे तो पैसे खर्चता है। आप ये देखो ये भी सारे खर्चे हैं बिजनेस के और ये भी सारे खर्चे हैं बाबू। यहाँ इनकम्स हैं, यहाँ कैपिटल लोन्स हैं, खर्चे सिर्फ 2 ही जगह पे। इसमें जो आपने फिक्स्ड एसेट्स पे पैसे खर्चे वो है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। जितने पैसे करंट एसेट्स पर खर्चे या जितने पैसे डे टू डे खर्चों में खर्चे, ये है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। एक बिजनेस को 2 ही तरीके के पैसे चाहिए होते हैं, एक फिक्स्ड एसेट्स में लगने वाले और एक करंट एसेट्स और डे टू डे खर्चों, इसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। समझ में आई बात? ठीक है जी। क्या होती है फिक्स्ड एसेट्स? which is required in the business for more than 1 year, जो बिजनेस में 1 साल से ज्यादा के लिए रिक्वायर्ड है, जस्ट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर। करंट एसेट्स which is to be converted into cash और कैश इक्विवेलेंट विद इन 1 ईयर, जो कैश या कैश जैसी चीजों में कन्वर्ट हो जाएगा 1 साल के अंदर अंदर, वो करंट एसेट। जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे। ठीक है, समझ में आई बात? पेपर में क्वेश्चन आता है फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब बच्चा कहता है मेरे कोर्स में कहाँ है, एक्चुअली में तो है भी नहीं, पर भैया क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स का नाम लिखा था, फिक्स्ड कैपिटल का नाम लिखा था क्वेश्चन बना के दे दिया 3 नंबर।
वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो फिक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। ऐसे ही फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल भी आता है। मुझे तीन तीन फैक्टर बताने हैं आज और अभी, और पैक कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अब बाबू पहले इसको स्टार्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। बाबू अगर आपको एग्जांपल देना हो तो आप 6 में से कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर फिक्सचर्स, ठीक है जी। अब बाबू सबसे पहली चीज जो फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करती है वो है नेचर ऑफ बिजनेस। याद आ रहा होगा, मैं इसके नोट्स बेटा अभी तुरंत बाद बैच के ग्रुप में सेंड कर दूंगा, क्योंकि 12th क्लास में टॉपिक है, 12th क्लास के नोट्स बिल्कुल रेडी रहते हैं हमारे पास। तो एक मुझे स्क्रीनशॉट खींचना और ग्रुप में डालना, मुझे याद कर, ठीक है जी। वो बिजनेस ना तीन तरीके के हो सकते हैं। आप हो सकते हो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, आप हो सकते हो ट्रेडिंग कंसर्न, आप हो सकते हो सर्विस कंसर्न। गैस कर दो किसको फिक्स एसेट सबसे ज्यादा चाहिए, रौनक ये टॉपिक में मजाक नहीं बिल्कुल भी। और वो किसको सबसे ज्यादा फिक्स एसेट्स पे फिक्स कैपिटल चाहिए, फटाफट से बताओ। पिछली बार भी हम गैस कर रहे थे, पिछली बार भी हमने ये चीज डिस्कस की थी। बाबू आप सब बेटा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तो फर्नीचर फिक्सर आपको भी चाहिए, कर राघव, फर्नीचर फिक्सर आपको भी चाहिए। ट्रेडिंग कंसर्न हो भैया, थोड़ी बहुत ही फर्नीचर फिटिंग आपने भी अपनी दुकान पे करा रखी होगी। और अगर आप सर्विस कंसर्न हो, थोड़ा बहुत फर्नीचर आपको भी चाहिए, चाहे आप कोई सी भी सर्विस दे रहे हो, अपने कस्टमर को बिठाने के लिए कुछ तो बेटा फर्नीचर खरीद ही रखा होगा ना, ठीक है जी। अब बेटा आखिरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो जस्टिफाई कर देगी क्यों मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। बेटा बात करो प्लांट एंड मशीनरी की, क्या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को प्लांट एंड मशीनरी चाहिए? चाहिए, और बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है जी। क्या ट्रेडिंग कंसर्न को प्लांट एंड मशीनरी चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? आपने क्या करना प्लांट एंड मशीनरी का, जो खरीदा वो तो बेच दिया। क्या करोगे प्लांट एंड मशीनरी का? आप कौन सी कोई प्रोसेसिंग करते हो? कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं है। सर्विस कंसर्न को प्लांट एंड मशीनरी चाहिए हो सकता है, बट इन अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी चाहिए हो सकता है। जैसे कि मैं सर्विस कंसर्न हूं, ठीक है, अगर मैं मॉडर्न मींस का इस्तेमाल कर रहा हूं तो थोड़ी सी मशीनरी मुझे चाहिए। ये मशीनरी ही है मेरे लिए, ये भी मशीनरी है, कैमरा। तो थोड़ा बहुत प्लांट एंड मशीनरी चाहिए हो सकता है, पर मेरी इन्वेस्टमेंट क्या होगी प्लांट एंड मशीनरी? लाख 2 लाख रुपए। आप ये सोच कर देखो, क्या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की सच में लाख 2 लाख होगी? जो मेरे जितने ही स्केल की होगी, जिसका स्केल बस एक शहर तक सीमित है, कम से कम 2.5 गुना 3 गुना होगी। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रेडिंग कंसर्न और एज कंपेयर टू सर्विस कंसर्न। बात समझ में आती है जी? कंक्लूजन डिसाइड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, ट्रेडिंग और सर्विस को कम चाहिए, ये हमने डिसाइड कर लिया, कंक्लूड कर लिया। आगे बढ़ जाए बाबू। उसके बाद सेकंड हेडिंग है स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन
अगेन बेटा स्केल 3 तरीके का हो सकता है, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल। सब समझते हैं बेटा तीनों स्केल। स्मॉल स्केल मतलब एक शहर में धंधा शुरू करो, एक में खत्म। मीडियम स्केल आपका एक शहर से धंधा बाहर है, 5-7 शहरों में है, 2-3 स्टेट में है, इतना धंधा मीडियम स्केल है। लार्ज स्केल मतलब नेशन वाइड धंधा या मल्टीनेशनल ब्रांड हो। ठीक है जी, आप बताओ, गैस कर दो किसको ज्यादा फिक्स एसेट्स चाहिए? लार्ज स्केल। जस्टिफाई, जस्टिफाई करो बेटा। आप जस्टिफाई करने के लिए एज्यूम कर सकते हो किसी भी एंटिटी को जो आपके शहर तक सीमित है। मैं कहता हूं हिरन मैरान में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं हमारे शहर में बेटा जो हौजरी की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। ठीक है जी, एक नेशनल लेवल की भी हौजरी बनाने वाली कंपनी सोच लो, लेट्स सपोज रूपा, ठीक है जी, या लक्स। बेटा खुद से बताओ क्या दोनों के पास जो स्पेस होगा यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग होगा बराबर होगा? सर अगर आपके पास 200-400 गज है तो बेटा इनके पास 2-2,500 गज से ऊपर की बात करो, 20-25 हजार गज की बात करो, ठीक है ना, या उससे भी कुछ ज्यादा। बीघों में हो सकती है जगह, एकड़ में हो सकती है जगह इनके प्लांट। सेम वे क्या जितनी आपके पास मशीनरी है उतनी इनके पास है? आपने 10 मशीनरी लगा रखी है, उन्होंने कुछ हजार लगा रखी होंगी, ऐसे ही होगा ना जी। तो बेटा जितना बड़ा स्केल उतनी ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट, उतनी ज्यादा मशीनरी की रिक्वायरमेंट। दैट्स व्हाई लार्ज स्केल पर ऑपरेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है। समझ आती है जी बात? क्लियर जी बात? बेटा थर्ड हेडिंग इज चॉइस ऑफ टेक्निक। थर्ड हेडिंग इज चॉइस ऑफ टेक्निक। बाबू हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है टेक्निक बेटा 2 तरीके की है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। बाबू लेबर इंटेंसिव मतलब जहां हम ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करते हैं, पैसे जेब से कम डालते हैं, कैपिटल कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है बेटा? मोर कैपिटल लेस लेबर, जहां हम ज्यादा जेब से कैपिटल डालते हैं और लेबर कम अपॉइंट करते हैं। बाबू एक एग्जांपल देता हूं फिर हम डिसाइड कर लेंगे कहां ज्यादा फिक्स एसेट्स चाहिए। बाबू आपने एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा और उसकी ना 4 दीवारी खड़ी कर ली है, ठीक है जी, आपको लेंटर डालना है उसके ऊपर। 2 ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन तो ये है जी, जिस दिन लेंटर है आपने नॉर्मली आपकी साइट पर 4 मजदूर आ रहे हैं, आपने बुलाया जी उस दिन 20 आना, 20 मजदूर आए, आपने क्या किया जी 5-6 लगे हुए हैं सिर्फ कॉन्क्रीट ही मिक्स कर रहे हैं, 7-8 लगे हुए हैं जो भैया डोडो के ऊपर तक लेके जा रहे हैं, 4-5 मिस्त्री लगे हुए हैं जो फटाफट जो भी मिक्सर ला रहा है भैया उसको सेटल डाउन कर रहा है। ठीक है जी, अब वो ये है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, पैसे कुछ नहीं लगाया सिर्फ लेबर लेबर लगा रखी है। ठीक है, और एक तरीका ये है कि 4 मजदूर आते हैं 4 के 6 कर लो लेकिन 2 बुला लो मशीनरी। ठीक है जी, एक मशीनरी वो जो मिक्सर बनाती है वो आपने देखा ही है भैया, लैंडर की साइड पे रहती है जो मिक्सर बनाती रहती है, और दूसरी मशीनरी वो जो लिफ्ट टाइप मशीनरी है जो बेटा पूरे कंक्रीट को पूरे मिक्सचर को बेटा फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक लेकर जाती है। अब बेटा ये जो मैंने दूसरी टेक्निक का एग्जांपल दिया वो कैपिटल इंटेंसिव है, जहां आप लेबर में इन्वेस्टमेंट कम और मशीनरी में थोड़ा ज्यादा करने में विश्वास रख रहे हो, और पहला जो एग्जांपल था वो लेबर इंटेंसिव का था ना, सिर्फ लेबर लेबर थी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब समझदार को इशारा काफी है बेटा कि अगर कोई कंपनी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करती है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक फॉलो कर रहे हो इसलिए फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट आपकी ज्यादा होगी। अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करते हो, सारा दिन लेबर से ही काम लेते हो, पैसा नहीं लगा रखा अपने बिजनेस में, तो बेटा आप फिक्स्ड एसेट्स में क्यों ही इन्वेस्टमेंट करोगे फिर? ठीक है ना जी, 3 हेडिंग, तीनों का क्रक्स समझ में आ जाएगा। पहली हेडिंग नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ज्यादा चाहिए फिक्स कैपिटल, ट्रेडिंग और सर्विस कंसर्न को कम। दूसरा स्केल ऑफ ऑपरेशन, लार्ज स्केल पे ऑपरेट करते हो तो ज्यादा चाहिए फिक्स कैपिटल, मीडियम और स्मॉल स्केल पे काम करते हो तो कम चाहिए फिक्स कैपिटल। देन बेटा चॉइस ऑफ टेक्निक,
लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करते हो या कैपिटल करते हो तो ज्यादा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, लेबर इंटेंसिव करते हो तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। क्लियर बात? वर्किंग कैपिटल में ना 12-15 मिनट और लगेंगे, तो आज रहने दो, मंडे को ही देखते हैं। रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।